हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपना मॉक टेस्ट नंबर 10। इससे पहले हम 9 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट के लिए। जनरल अवेयरनेस जिस भी एग्ज़ाम में आता है, ये हर उस एग्ज़ाम के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है, खास करके सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो DSSS भी हो, KVS हो, NVS हो, सुपर टेट हो। ठीक है, और ख़ास करके डिज़ाइन किया गया है मॉक टेस्ट जनरल अवेयरनेस का DSSS भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, बिकॉज अब जो रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा टीचिंग एग्ज़ाम जिसकी सभी लोग प्रिपरेशन इस समय कर रहे हैं, वो DSSS भी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम तक हम ये सीरीज़ आपके साथ कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करेंगे, आप लोगों का साथ अगर बना रहा तो। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर करते हैं इस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पर करने के बाद हम सीधा एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को देखें तो मार्क आंसर कर पाएँ। ठीक है, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए आपको ये PDF दे दी जाती है। सभी सेशंस की PDF कहाँ मिलती है, ये सेशन के एंड में आपको मैं बता दूंगी। साथ ही साथ अगर कोई CTET का एग्ज़ाम दे रहा है, उसके लिए भी लगातार हमारे चैनल पर क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं, उसमें भी हम PYQ आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी सेशंस के बारे में, चैनल के बारे में। वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे साथ अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आए तो यू कैन गेट दी नोटिफिकेशन। अब शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। 20 क्वेश्चन हम हर सेशन में करते हैं अपने मॉक टेस्ट में। आप वीडियो के एंड में ये भी बताना कि आउट ऑफ 20 आपके कितने करेक्ट जो है हुए हैं, कितने मार्क्स आए हैं, 3, 4, 10, 12 जितने भी आए हैं उनको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होंगे, डोंट वरी इंग्लिश वाले। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये बहुत ही बेसिक और कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ लोकेटेड इन जेनेवा, और जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जेनेवा इसका आंसर होता है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। क्लियर है इतनी बात। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है बुक एंड ऑथर टॉपिक से। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल था और अगला है आपका बुक एंड ऑथर से। तो सवाल है कि ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोर, ये एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। हमेशा जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनकी बुक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, या फिर कोई रीसेंट जो इंपॉर्टेंट बुक्स आई होती हैं फ्रॉम करंट अफेयर, वो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हंटर बिडेन के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोर। ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोर ये बुक लिखी है हंटर बिडेन ने। तो इनका नाम आप याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य से रिलेटेड है, राज्य से संबंधित है। यहाँ पर अनुसूची से आपके सामने सवाल है। तो ये जो सवाल हो गया आपका, ये हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पॉलिटी से। तो जो पहली अनुसूची है हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है वही स्टेट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन था विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट। तो पहला जो शेड्यूल है, यानी कि जो पहली अनुसूची है, दैट डील्स विद स्टेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। ये मत भूलना, पहली अनुसूची राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अगेन पॉलिटी का सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। महाभियोग को कहते हैं इम्पीचमेंट। तो जब भी महाभियोग लगाया जाता है प्रेसिडेंट पर या इम्पीचमेंट लगाया जाता है, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, 61। आर्टिकल 61 याद रखना, संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 आपसे कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपात के बारे में सही है, यानी कि इमरजेंसी से रिलेटेड आपके सामने सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इमरजेंसी इज और आर करेक्ट। इमरजेंसी से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा क्या है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 353 है वो उद्घोषणा का प्रभाव क्या है उससे संबंधित है। बहुत माइनर अंतर है दोनों स्टेटमेंट्स में, बहुत माइन्यूट सा। क्या कि जो 352 है वो तो आपातकाल की जो उद्घोषणा हो रही है उससे संबंधित है, फिर आपात की उद्घोषणा का जो प्रभाव है उससे संबंधित है 353। इंग्लिश में आपके लिए पढ़ देते हैं आर्टिकल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इंग्लिश वाले सुन लीजिएगा। आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, और सेकंड स्टेटमेंट है आर्टिकल 353 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो आशा करती हूँ ये भी आपको दोनों आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? 3 सवालों के जवाब आपको यहाँ से मिलेंगे, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3, ठीक है। 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या सवाल है। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनारस में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि क्या 3 क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे मैम, ठीक है। तो देखो, पहला 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बनारस में। कब हुआ था? 1905 में। कहाँ? बनारस। किसकी अध्यक्षता में? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में। तो 3 चीज़ें आप यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। Who among the following was president of बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कब? 1905 में। कौन से अधिवेशन में? बनारस अधिवेशन में। कौन प्रेसिडेंट थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है कि अकबर ने कब अचूकता की डिग्री जारी की? ये भी एक सवाल है। अकबर इशूड द डिग्री ऑफ इनफॉलिबिलिटी। कब अकबर ने डिग्री ऑफ इनफॉलिबिलिटी यानी कि अचूकता की डिग्री कब जारी की? थोड़ा अटपटा सवाल है पर ये DSSB में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आपको कुछ भी DSSB के कंटेक्स्ट से अलग नहीं दिखेगा, जो उसमें पूछा जाता रहा है वही दिखेगा, उसी तरह के सवाल। तो अकबर ने अचूकता की डिग्री या फिर डिग्री ऑफ इनफॉलिबिलिटी जारी करी थी 1579 में, यानी 1579 में। याद रखिएगा इस डेट को भी, क्योंकि DSSB में सवाल आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 पर। किसे प्राचीन पाषाण काल भी कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल को ही प्राचीन पाषाण काल कहा जाता है। ये तो पूरा कह दीजिए या प्राचीन कह दीजिए, एक ही बात है। पूरा प्राचीन काल पूरा पाषाण काल या फिर प्राचीन पाषाण काल, एक ही बात है। अगले सवाल पर आते हैं, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी सा सवाल है। आप में से बहुत से लोगों को इसका आंसर पहले से ही पता होगा। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स एबॉलिश्ड जजिया कर? किस मुगल सम्राट ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था? तो वो थे मुगल सम्राट अकबर, जिन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। कोई इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और ये पूछा जाता है, सवाल इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 10 पर। 10 और 11 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये 10वां सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 10th क्वेश्चन है आपके सामने, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, अमेंडमेंट्स जो हम करते हैं, वो किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर क्या होगा, प्रक्रिया जो है संविधान के संशोधन की, वो कौन से देश से हमने अडॉप्ट करी है? तो वो हमने साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से अडॉप्ट करी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है ली गई है, वो कहाँ से ली गई है? अडॉप्ट करी गई है साउथ अफ्रीका से, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11, गंभीरा नृत्य, ठीक है, क्योंकि डांस फॉर्म से भी सवाल आते हैं, डांस फॉर्म से भी सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर अगला सवाल उसी से है, ठीक है। तो सवाल है, गंभीरा नृत्य कौन से राज्य से जुड़ा है? गंभीरा नृत्य कौन से राज्य से जुड़ा है? तो गंभीरा नृत्य जो है ये आपका जुड़ा है पश्चिम बंगाल से। किससे जुड़ा है? पश्चिम बंगाल से।
तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। गंभीरा डांस फॉर्म रिलेटेड टू विच स्टेट, तो वेस्ट बंगाल आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी जो होगा क्लियर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित गोलघर स्मारक कौन से स्टेट में है? ये भी अच्छा सवाल है, DSSB में पूछा गया है। द गोलघर मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट लोकेटेड इन विच स्टेट, तो जो गोलघर स्मारक है जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, ये है आपके बिहार में। कौन से राज्य में है? बिहार में है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 13। कौन सा कर यानी कि कौन सा टैक्स राज्य या फिर केंद्र सरकार द्वारा सड़कों और पुलों पर लगाया जाता है? तो हम सभी इस बात से बहुत अच्छी तरह अवेयर हैं कि जो टोल टैक्स है वो सरकार, हमारी जो भी सरकार है, केंद्र या राज्य सरकार, सड़कों और पुलों पर लगाती है। कौन सा टैक्स? टोल टैक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला इकोनॉमिक्स से आपका सवाल है कि इनमें से क्या है ना, एक अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर कमी है। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में, किसी इकोनॉमी में सामान्य मूल्य स्तर में, मान लीजिए सामान्य मूल्य स्तर है, लगातार इसमें कमी होती रहे किसी इकोनॉमी में, तो उसको अपस्फीति कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, डिफ्लेशन। अपस्फीति को क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। मैं एक बार लिख देती हूँ, डिफ्लेशन। ठीक है, तो डिफ्लेशन इज़ अ सस्टेन्ड डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में जो जनरल प्राइस होगा वो अगर लगातार ड्रॉप हो रहा है तो उसको डिफ्लेशन या फिर अपस्फीति कहते हैं। आशा करती हूँ ये भी आपको क्लियर होगा। 15th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की गति के कारण होती है उसे कहते हैं। तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु के, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेबल रहने से, एक जगह रहने से ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और गति के कारण कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गई इतनी बात? ठीक है, सो द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और स्थितिज ऊर्जा जो किसी वस्तु के एक जगह रहने से रहती है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल का तटस्थ मान पूछा है। तटस्थ का मतलब क्या है? न्यूट्रल वैल्यू क्या होती है? पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा भी होती है, 7 से कम, लेकिन जो 7 ही वैल्यू होती है वो न्यूट्रल वैल्यू होती है पीएच की। सो द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ पीएच स्केल इज 7, याद रखना। तटस्थ मान हिंदी में बोलेंगे या न्यूट्रल वैल्यू कह सकते हो, क्या होती है? 7 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 और अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? अब कमेंट बॉक्स में आंसर देना, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। और ये अपनाया गया था 1997 में, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था। बताना कि किससे रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मलक्का जलडमरू मध्य जो है ये हिंद महासागर और कौन से महासागर को जोड़ता है? तो मलक्का जलडमरू मध्य, या फिर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का जॉइंस द इंडियन ओशन एंड विच ओशन। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये आपका हिंद महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आगे आ जाते हैं अगले लास्ट टू क्वेश्चंस पर। 19th है कर्नाटक का कद्र बांध, ये किस नदी पर बना हुआ है? द कद्र डैम ऑफ कर्नाटका इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो काली रिवर पर है। क से कद्र, क से काली, याद रखना, और क से कर्नाटक। कर्नाटक में है कद्र बांध यानी कि कद्र डैम कहाँ पर है? कर्नाटका में। और काली नदी पर है, क से ही तीनों हो गए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ज्योग्राफी से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है एंडीज। क्लियर है आपको इतनी बात? द माउंटेन रेंजेस इन दी इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज एंडीज। क्लियर है? चलिए, तो आज के हमारे 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाते हैं फिनिश। और कितने आपने 20 में से सही किए विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बता सकते हैं। कोई फीडबैक है वो भी दे सकते हैं, और आपका कोई डाउट है उसको भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
सेशन की पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन उसके पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है, क्योंकि लगातार एग्ज़ाम तक हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। और अगर आपके कोई दोस्त फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं TSSB की, प्लीज़ उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी लार्ज अमाउंट में, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं, लेकिन वीडियोस आपको बहुत मिलेंगी, हर टॉपिक पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और कम समय में ज़्यादा कंटेंट हमेशा आपको दिया है, और यही कोशिश रही है कि आपका टाइम ना वेस्ट किया जाए, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और पीडीएफ के लिए जाना टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हर सेशन की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगी, और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।